मारवाड़ शिक्षण संस्थान की बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में अध्याय संख्या 1 के बारे में बात की थी और लास्ट हमने जो पढ़ा था, जो चल रहा था अपना अलैंगिक जनन के प्रकारों को लेकर। और अलैंगिक जनन के प्रकार की मैंने मुख्य रूप से बात जो की थी वो 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो मैंने बात की थी वो था अनिषेक बीजता और दूसरा था जो अपना था कायिक प्रवर्धन। अब कई बार एक चीज़ कंफ्यूज में ये रहती है, पूछा जाता है असंग जनन, तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही असंग जनन एपोमिक्सिस के नाम से जाना जा सकता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एपोमिक्सिस एक ही चीज़ है। अनिषेक बीजता की बात करो तो इंग्लिश में इसको कहा जाता है अगैमोस्पर्मी, और कायिक प्रवर्धन की बात करूं तो कायिक प्रवर्धन को वेजिटेटिव प्रोपगेशन या फिर इसको इस प्रकार से भी कई किताबों में लिखा हुआ मिलता है, कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो लास्ट अपनी बात लास्ट क्लास में ये हो गई थी अनिषेक बीजता के बारे में। अनिषेक बीजता का पीछे भी हमने स्पष्ट किया था कि बिना निषेचन के बीज बने और उस बीज के द्वारा नए पादप का निर्माण हो, वो अनिषेक बीजता। अगर परिभाषा की बात करूं तो आप ये लिख सकते हैं कि ऐसा जनन जिसमें बिना अर्धसूत्रण और युग्मक संलयन से बीज का निर्माण हो और उस बीज से नए पादप का निर्माण हो, अनिषेक बीजता या फिर मैं कह सकता हूं अनिषेक बीजता कहलाता है। ये ज़्यादा कोई विशेष नहीं थी, इसमें परिभाषा ही है। बात करूं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, कायिक प्रवर्धन की, पहले भी मैंने स्पष्ट किया था कि पादप के कायिक भागों के द्वारा होने वाला जो जनन होता है उसे अपन कायिक प्रवर्धन के नाम से जानते हैं या फिर कायिक जनन कहा जाता है। और पादप का अगर कोई छोटा टुकड़ा है जिसको अपन प्रवर्धन की प्रक्रिया के लिए उपयोग में लेते हैं उसे अपन प्रवर्ध या प्रोप्यूल कहा जाता है। अब मैं कायिक प्रवर्धन की बात करता हूं आगे। तो कायिक प्रवर्धन के लिए अगर बात करूं तो कायिक प्रवर्धन में कई बार बच्चों में यही कंफ्यूज रहता है कि पादप के कौन से भाग हैं जो कायिक प्रवर्धन के लिए काम में लिए जा सकते हैं। तो ये स्पष्ट कर दें कि केवल मात्र एक बीज और एक पुष्प, इन 2 चीज़ों को छोड़कर पादप के जितने भी पार्ट हैं इन सबको कायिक भाग के रूप में या कायिक प्रवर्धन के रूप में या कायिक जनन के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है। अब बात की जाती है कि कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार का होता है। तो कायिक प्रवर्धन होता है वो 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो मैं कह सकता हूं कृत्रिम और दूसरा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कह दूं। एक ही बात है, कृत्रिम कायिक जनन कहा जाए तो। दूसरा होता है प्राकृतिक, जिसे नेचुरल भी कहा जा सकता है। ये 2 प्रकार का होता है। कायिक प्रवर्धन की बात करूं या कायिक जनन की बात करूं, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। हम सबसे पहले नेचुरल को लेकर बात करते हैं। नेचुरल भी आगे डिवाइड करूं तो 4 भागों में बांटा जा सकता है इसको।
पहले की बात करूं तो मूल कायिक प्रवर्धन, यानी मूल के द्वारा होने वाला जो कायिक प्रवर्धन है वो मूल कायिक प्रवर्धन कहलाता है। दूसरे की अगर बात करूं तो स्तंभ कायिक प्रवर्धन, और तीसरे की बात करूं तो पर्ण कायिक प्रवर्धन, और चौथे की अगर बात करूं तो जनन अंगों के द्वारा, या मैं कहता हूं जननांगों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन की बात कर रहे हैं, दो प्रकार का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो मानव के इंग्रेडिएंट्स से जो कार्य होता है वो आर्टिफिशियल में पढ़ेंगे, उसको थोड़ा आगे लेंगे। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो नेचुरल की कर रहा हूँ। नेचुरल होता है 4 प्रकार का, पहला मूल, दूसरा स्टेम, तीसरा लीफ और रिप्रोडक्शन ऑर्गन के लिए। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं मूल के द्वारा कायिक प्रवर्धन की। हाँ, अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ मूल कायिक प्रवर्धन की, यानी रूट वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। अब देखो, इसमें अगर कायिक प्रवर्धन की बात करूं तो कायिक प्रवर्धन हम पहले से ज्ञात है कि पादप का कोई कायिक भाग और उसका छोटा सा टुकड़ा, और उससे अपन अगर प्लांट का निर्माण कराएं या प्लांट को ग्रोथ करवाएं तो उसे अपन कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ये हमने अभी समझा था। बात आती है मूल की, या मूल जो है ये एक कायिक पार्ट है पादप का। अगर बात करूं, मान लीजिएगा ये एक प्लांट है, ये लैंड है और ये इस प्रकार की रूट। वैसे आप सबको पता होगा, हमने 11th में पढ़ा था कि रूट भी 2 प्रकार की होती है। मूल की अगर बात करूं तो मूल होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है मूसला मूल, मेनली 2, और दूसरी होती है अपस्थानिक, या फिर इसी को जकड़ा मूल के श्रेणी में भी लेते हैं। मूसला मूल की अगर बात करूं तो मूसला मूल ये मूल होती है। वैसे 11th में हमने बहुत डिटेल से पढ़ रखा है इनको। ये इस प्रकार की, यानी जो हेयर्स निकलते हैं रूट के, एक स्ट्रेट रूट होती है और काफ़ी लैंड में गहराई तक रहती है, और बहुत सारे हेयर्स उसके पार से निकलते हैं। जबकि अगर मैं अपस्थानिक की बात करूं तो अपस्थानिक काफ़ी समूह में होती है इस प्रकार की, और इनकी जो भूमि के अंदर जो गहराई होती है वो थोड़ी इसकी अपेक्षा काफ़ी कम होती है, और ये एक मिट्टी से जुड़ाव ज़्यादा रखती है, ये थोड़ी मिट्टी से कम जुड़ाव रखती है। मोनोकोट्स में, यानी एक बीजपत्री में इस प्रकार की पाई जाती है, और ये डाइकोट्स में जनरली पाई जाती है। ये आप सबको मैंने 11th में बहुत कुछ पढ़ाया था इसके बारे में। अपन जो बात कर रहे हैं कि मूल कायिक प्रवर्धन, यानी मूल के द्वारा। अब मूल भी 2 प्रकार की है, तो आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि कौन सी मूल की बात कर रहे हैं। तो अपन आवर्त बीज पढ़ रहे हैं, और जनरली जो बात करूंगा, क्योंकि अपस्थानिक एक बीजपत्री में पाई जाती है और एक बीजपत्री का ज़्यादातर ऐसा यूज नहीं करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मूसला मूल की। तो मूसला मूल है, उसके द्वारा कायिक प्रवर्धन की बात करूंगा आपके साथ। तो कायिक प्रवर्धन क्या है कि मूल का कोई टुकड़ा लिया, और उस टुकड़े को, मूल का कोई टुकड़ा लिया और उस छोटा सा, मान लीजिएगा ये मूल है अपने पास, और इस मूल का, मान लीजिएगा ये मूल है, और इस मूल का आपने एक छोटा सा कटिंग कर लिया टुकड़ा चाकू की सहायता से, और इसको कटिंग करके अपन क्या करेंगे, इसको ज़मीन में डाल देंगे, और ज़मीन में डालकर इसको क्या करवाया जाएगा, अंकुरित करवाया जाएगा। अब ये टुकड़ा अंकुरित करवाया जाएगा, और इससे क्या निकल जाएगी, अपस्थानिक जड़ें निकल जाएगी, और अपस्थानिक कलिकाएं निकल जाएगी, और अपस्थानिक कलिकाओं से एक नया प्लांट ग्रो करवाया जाता है। उदाहरण के रूप पर अगर बात करूं तो अपन लिख सकते हैं चमेली हुआ, शीशम की बात करूं, शीशम, ये सारे प्लांट हैं जिसमें इस प्रकार का करवाया जा सकता है।
जैसे आगे बात करूं तो दूसरा जो आपका प्रकार आता है, उस प्रकार में स्तंभ कायिक प्रवर्धन, यानी तने का कोई टुकड़ा है और उसके द्वारा क्या करवाया जाता है, कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया करवाई जाती है, तो ये कहलाता है स्तंभ कायिक प्रवर्धन। अब देखो स्तंभ की बात करें तो स्तंभ भी वैसे दो प्रकार का होता है, ये पढ़ा था हमने 11th में। एक तो होता है शाखित स्तंभ और दूसरा होता है अशाखित। ब्रांचिल और नॉन ब्रांचिल की बात कर रहा हूँ। शाखित जो होता है वो आपका डाइकोट्स यानी द्विबीजपत्री में पाया जाता है, और अशाखित जो होता है वो एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है। अब शाखित होते हैं उनमें शाखाएं निकली होती है, और अशाखित होता है जिनमें शाखाएं नहीं होती हैं। अब स्तंभ की बात कर रहा हूँ तो स्तंभ में स्ट्रक्चर हमने 11th में पढ़ रखी है। स्तंभ की स्ट्रक्चर मान लीजिएगा ये एक स्तंभ है। स्तंभ में दो चीज़ होती है, एक तो होता है पर्व और दूसरी होती है पर्व संधि। एक तो होता है पर्व और दूसरा होता है पर्व संधि। अब मान लीजिएगा ये एक तना है, इस तने में आपने कई बार देखा होगा थोड़ा सा उभार पाया जाता है, गांठे नुमा संरचनाएं होती है ये इस प्रकार की। इन्हें अपन कहते हैं, जो ये दो आपस में इन दोनों के बीच का जो ये भाग है ये तो कहलाता है पर्व, और ये जो दो भाग हैं जो एक दो पर्वों को आपस में जोड़ते हैं, ये भी पर्व है और ये भी पर्व है, और ये दोनों पर्वों को आपस में जोड़ने वाला जो भाग होता है नाम से स्पष्ट हो जाता है पर्व संधि। तो ये बात क्लियर हो गई होगी, नहीं तो ये एक तने का पार्ट है। जैसे लेकिएगा ये लीफ लगी हुई है सारी, ये जो भाग है ये गांठी नुमा भाग जो ये दिखाई दे रहा है, ये जो भाग है ये जो पार्ट है इन दोनों के बीच का ये तो कहलाता है पर्व, और ये दोनों पर्व संधियों को डिवाइड करती है। तो मैं बात कर रहा था हमेशा जो भी भाग निकलता है, चाहे ब्रांच है, चाहे लीफ है, चाहे परतान है, चाहे कांटा है, या फिर मैं देख लूँ पुष्प की बात, जो सदैव पर्व संधि से ही निकलता है ना कि पर्व से। तने की ये विशेषता होती है, जो भी शाखाएं हैं जैसे मान लीजिएगा यहाँ से, और ये दोनों का जैसे मान लीजिएगा यहाँ से ये कोई ब्रांच निकली है, तो ब्रांच और इस स्टेम के दोनों के बीच का जो भाग है ये कक्ष कहलाता है। चाहे इसी तरफ हो चाहे ये नीचे की तरफ हो, जो भी भाग है ये सारा का सारा क्या कहलाता है, कक्ष कहलाता है। और इनसे जो कलिकाएं निर्मित होती है, आपने सदैव देखा होगा पादपों में कि तने के पास से ये ब्रांच निकल रही है और इन ब्रांच में इस प्रकार की कुछ लीफ या फिर फ्लावर की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो ऐसी कलिका जो होती है उन्हें अपन कक्षत कलिका कहते हैं, कक्षत कलिका। अब होता क्या है, अपन स्तंभ कायिक प्रवर्धन पर आते हैं और अपने को जो भाग चॉइस करना है वो कौन सा करना है, स्तंभ का पर्व संधि वाला भाग लेना है। इतना सा टुकड़ा इसका काटा, थोड़ा लंबाई होनी भी चाहिए इसकी, और इसको काट कर क्या करते हैं, नम भूमि जो होती है या नम मृदा जो होती है उसके अंदर इसको लगा दिया जाता है। और 6-7 दिन बाद अपन देखते हैं कि इस भाग से इस प्रकार की अपस्थानिक कलिकाएं या फिर मैं कह दूं अपस्थानिक जड़ों का विकास हो जाता है, और इस भाग को हटाकर अन्य क्षेत्र में रोपित करने से एक नए पादप का विकास होता है। और ऐसा प्रवर्धन जो होता है वो स्तंभ कायिक प्रवर्धन कहलाता है। हाँ, जो हमने अभी बात की थी कि स्तंभ के द्वारा कायिक प्रवर्धन, यानी बस इस बात का ध्यान रहे कि स्तंभ का जो भाग लिया जाता है उसमें पर्व संधि युक्त भाग होना चाहिए,
अब बात आती है स्तंभ के रूपांतरण। स्तंभ भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे हमने 11th में स्तंभ के रूपांतरणों को पढ़ा था। स्तंभ के रूपांतरण, तो देखो स्तंभों का रूपांतरण काफी प्रकार का होता है। पहली बात करूं तो कंद, एग्जाम्पल भी आपको पता है। दूसरे की बात करूं तो घनकंद, तीसरे की बात करूं परकंद, चौथे की बात करूं सल्ककंद, पांचवे की बात करूं ऊपरी भूस्तरी, आगे की बात करूं अंत्य भूस्तरी, भूस्तरिका, लगभग 7 प्रकार बताए मैंने। ये हमने सारे 11th में पढ़े थे। कंद की अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो आलू हमने देखा है, ये आलू कंद का रहता है। धनकंद की बात करूं या जमीकंद, एक ही बात है ये। अरबी इसका एग्जाम्पल है। परकंद की बात करूं अदरक कह सकता हूं मैं, हल्दी कह सकता हूं मैं। सल्ककंद की बात करूं तो लहसुन, इसके अलावा मैं इसमें प्याज कह सकता हूं। ऊपरी भूस्तरी की बात करूं तो घास जनरली कहा जाता है, या फिर मैं इसको दूब घास की बात करूं। अंत्य भूस्तरी की बात करूं तो अंत्य भूस्तरी में पुदीना, और भूस्तारिका की बात करूं तो स्ट्रॉबेरी या स्ट्रॉबेरी, एक ही चीज़ है। ये तने के रूपांतरण हमने 11th में पढ़े थे। अब कंद की बात करूं तो आलू, धनकंद की अरबी, परकंद का अदरक और हल्दी, सल्ककंद का लहसुन और प्याज। मैंने एक एक 2-2 एग्जाम्पल की बात की है, इससे ज़्यादा भी है। ऊपरी भूस्तरी की बात करूं तो घास कह सकता हूं जनरली, या फिर धूप घास की बात करूं। अंत्य भूस्तरी की बात करूं तो पुदीना है, और भूस्तारिका की बात करूं तो स्ट्रॉबेरी है। अब देखो आलू की बात करूं तो आलू का जो स्ट्रक्चर जो होता है वो मान लीजिएगा इस प्रकार का देखा है, जनरली सभी जानते हैं अपन। अब इस आलू के स्ट्रक्चर में आपने कई बार देखा होगा कि आलू के इस प्रकार की कुछ खांचे पाई जाती है, और जनरली वर्षा ऋतु में अपन देखते हैं ये इस प्रकार की, और इनमें क्या होता है कुछ ऐसी हरी हरी कलिकाएं निकल आती है इस प्रकार की। जरूरी नहीं है मैंने परिधि पर बनाया है, बीच में भी ऐसा हो सकता है। ये छोटी छोटी कुछ कलिकाएं निकल आती है यहाँ पर। इन कलिकाओं को अपन आंखें कहते हैं, आंखें। अब आलू की जब अपन बुआई करते हैं तो इन आंखों का इतना सा पार्ट अगर अपन कटिंग कर लें, और इस कटिंग किए हुए भाग, यहाँ ये पर्व संधियाँ हैं, और इन पर्व संधियों पर ही ये कलिकाएं हमेशा निर्मित होती है। और इन कलिकाओं को अगर अपन कटिंग करके जमीन के अंदर या भूमि में रोपित कर दें तो एक नए आलू का निर्माण हो जाता है। और जो जनरली आलू की खेती की जाती है वो इसी प्रकार से की जाती है। अरबी की बात करूं तो अरबी भी आपने देखा होगा, और अरबी की जो ज़्यादातर जो साइज में आपने देखा होगा कि इस प्रकार की कुछ रेशेनुमा संरचनाएं पाई जाती है। और ये रेशेनुमा जो संरचनाएं होती है, हालांकि इस प्रकार की होती है अरबी थोड़ी, और यहाँ पर बहुत ऐसी घुमावदार धारियाँ होती है, और इस प्रकार की काफ़ी रेशे पाए जाते हैं इनके ऊपर। और ये सारे के रेशे जो होते हैं वो पर्व संधियों से निकलते हैं, और इन पर्व संधियों पर जब अनुकूलित परिस्थितियां आती है उस समय कुछ छोटी छोटी
हरी हरी कलिकाएं निर्मित होती है। उन कलिका युक्त भाग को, यानी मान लीजिएगा यहाँ पर एक कोई कलिकाएं निर्मित हुई है और इस कलिका युक्त भाग को अपन क्या करते हैं, कट करते हैं चाकू की सहायता से या फिर अन्य किसी उपकरण के द्वारा जो प्रयोगशाला में अपन यूज करते हैं। इसको कट करके अपन जमीन के अंदर नम भूमि में रखने पर कुछ दिनों बाद ये एक नए पादप का निर्माण करता है। उसी प्रकार अदरक और हल्दी की बात करूं तो सेम इसी प्रकार का प्रोसेस होता है। सभी जानते हैं आप अदरक और हल्दी के बारे में। लहसुन और प्याज की खेती भी इसी प्रकार होती है। आपने देखा होगा कि पहले छोटे छोटे प्याज जो होते हैं उनको रोपित किया जाता है और फिर उनको दूसरी बीज के द्वारा करते हैं पहले, और उसके बाद में उसको रोपित करने के बाद अन्य स्थान पर इसको लगाया जाता है। घास, दूब घास की बात करूं, देखो दूब घास सभी ने देखी होगी, और नहीं तो ये रहा देखो, ये ज़मीन पर लेटी हुई होती है। और ये जो भाग होते हैं, ये पर्वसंधि युक्त भाग है। पर्वसंधि से हमेशा ब्रांच निकलती है या फिर किसी प्रकार की अन्य कोई संरचनाएं निकलती है। ये संरचना है और इसके ऊपर ये अगर बात करूं तो पर्वसंधियों से ये दो ब्रांचें निकल रही है। तो ये भाग हमेशा जमीन पर, बात क्या आई है, ऊपरी भूस्तरी, ऊपरी का मतलब ऊपर, और भू का मतलब भूमि, और स्तर का मतलब भूमि के स्तर के ऊपर जो पाई जाती है वो क्या कहलाती है, ऊपरी भूस्तरी। हमने 11th में पढ़ा है इसको। अंत्य भूस्तरी यानी भूमि के स्तर के ठीक नीचे की ओर जो होती है वो क्या होती है, अंत्य भूस्तरी होती है। और अंत्य भूस्तरी का एग्जाम्पल क्या है, पुदीना। आपने कई बार देखा होगा कि पुदीना ऊपर की ओर ग्रो करने के बाद अंदर की ओर थोड़ा सा नीचे की ओर होकर जमीन, हल्की मिट्टी आती है इसके ऊपर और वापस यहाँ से एक नया ब्रांच का विकास होता है। और कुछ दिनों बाद अपन देखते हैं तो इनके नीचे भी क्या हो जाती है, जड़नुमा संरचनाएं या फिर अपस्थानिक कलिकाओं का विकास होकर एक नए पुदीने का रूप ले लेता है। तो ये क्या कहलाता है, अंत्य, यानी भूमि के स्तर के नीचे की ओर जो तना पाया जाता है वो अंत्य भूस्तरी कहलाता है। और जो भूमि की सतह के ऊपर जो तना, यानी शयान अवस्था में, लेटी हुई अवस्था में ज़्यादातर जो होता है ऊर्ध्व प्रकार का तना देखा जाता है, यानी खड़ी अवस्था में। लेकिन ये जो बात कर रहा हूँ घास की या फिर दूब घास की, ये सारे तने क्या होते हैं, शयान। शयान का मतलब लेटी हुई अवस्था में पाए जाते हैं सारे तने। अंत्य भूस्तरी पुदीना हो गया, और भूस्तरी का स्ट्रॉबेरी की बात करता हूँ। क्लियर है। यहाँ पर बात हुई अपने तने को लेकर। अब बात करूँगा मैं आपको तीसरे जो प्रकार की है। तीसरा प्रकार था अपना तीसरा जो प्रकार था अपना कायिक प्रवर्धन का, वो था पर्ण कायिक प्रवर्धन, यानी पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। पर्ण कायिक प्रवर्धन यानी पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। अब देखो, पर्ण के बारे में भी आप जानकारी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी आपको बात बता दूं। देखो, पर्ण में ये एक ऐसी स्ट्रक्चर देखी जाती है समानतः, और ये मान लीजिएगा किसी ब्रांच से जुड़ी हुई है, और इसमें ये इस प्रकार की एक मुख्य सिरा का, और ये सारी के सारी पार्श्वीय सिराएं हैं। मेरे पास पर्ण भी है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये मान लीजिएगा एक पर्ण है अपने पास, लीफ। अब देखिएगा, इस पर्ण का ये भाग जो हल्का सा डंठल के रूप में है, ये कहलाता है पर्णवृंत। स्ट्रक्चर मैंने बहुत डिटेल से 11th में पढ़ा रखी है, फिर भी एक बार बता दूं मैं आपको, पर्णवृंत। और ये जो होता है ये कहलाता है पर्ण फलक। ये होती है मुख्य सिरा, जो बीच वाली होती है, मुख्य सिरा। और अगर इसकी बात करूं, ये होती है पार्श्व सिरा, और ये शाखा से होता है जुड़ा हुआ भाग। इससे भी बहुत सारी छोटी छोटी शाखाएं निकल सकती है जो सिराओं का रूप ले लेती है। अब देखो, सिराओं के आधार पर भी हमने पर्ण के प्रकार पढ़े थे 11th में, याद हो तो आपको। दो प्रकार की होती है, समांतर सिरा विन्यास वाली पर्ण, समांतर सिरा विन्यास, और दूसरी हमने पढ़ी थी
एकांतरण शिरा विन्यास। शिराओं की व्यवस्था, विन्यास का मतलब होता है व्यवस्था। समांतर शिरा विन्यास यानी जो शिराएं मुख्य शिरा के समांतर चलती है उन्हें समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। और एकांतर शिरा विन्यास का मतलब, या फिर इसका एक और नाम भी है जालिकावत शिरा विन्यास, इसी की श्रेणी में लिया जाता है। जालिकावत शिरा विन्यास, जालिका का मतलब मुख्य शिरा से निकलने वाली शिराएं आगे जाकर एक जाल का निर्माण करें तो वो क्या कहलाती है, जालिकावत शिरा विन्यास। दोनों की अगर बात करूं तो ये देखो, ये जालिकावत शिरा विन्यास को दर्शाता है, ये जो पर्ण है वो जालिकावत शिरा विन्यास को दर्शाती है। और आपको ये भी पता है कि एक बीजपत्री पादप जो होते हैं यानी मोनोकोट्स जो होते हैं, एक बीजपत्री पादप, उनमें क्या पाई जाती है, समांतर शिरा विन्यास। समांतर शिरा विन्यास का मतलब, मान लीजिएगा ये एक लीफ है और इसकी ये मुख्य शिरा है, जितने भी पार्श्वीय शिराएं हैं या फिर सहायक शिराएं हैं वो मुख्य शिरा के साथ साथ चलती है समांतर रूप में, ऐसे वो क्या कहलाती है, सारी की सारी आपकी समांतर शिरा विन्यास। और ज़्यादातर ये एक बीजपत्री, बाजरा, गेहूँ, घास, इन सब में देखने को मिलता है। दूसरी बात आती है आपकी, अगर मैं बात करूं द्विबीजपत्री, तो द्विबीजपत्री में क्या पाया जाता है, जालिकावत। जालिकावत का मतलब होता है, देखिएगा यहाँ से, ये एक मुख्य शिरा है और इनसे अनेक पार्श्व शिराएं। अब शिराओं के बारे में और बहुत डिटेल से मैंने पढ़ की ली थी, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा वापस आपको रिमेम्बर करवा दूं। यहाँ से ये जो दोनों पार्श्वीय भागों में लगी हुई है, एक स्थान से भी हो सकती है और एकांतरण क्रम में होती है, एक इधर हो सकती है, एक इधर हो सकती है, एक इधर हो सकती है और एक इससे अलावा। जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही पॉइंट से अटैच हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये क्या कहलाती है, जालिकावत शिरा विन्यास। जालिकावत शिरा विन्यास के भी बहुत टाइप है, वो हम बात कर चुके हैं 11th में, मैं इतना डिटेल में नहीं है। अपनी बात कहाँ ही पर्ण कायिक प्रवर्धन को लेकर आई। तो होता क्या है कि पर्ण फलक या पर्ण वृंत पर, पर्ण फलक का मतलब ये किनारे, इन किनारों पर क्या होती है, अपस्थानिक कलिकाएं निर्मित हो जाती है। अपस्थानिक कलिका, अब ये कब निर्मित होती है कि अनुकूल परिस्थितियां आती है, जब एटमॉस्फेयर इनके अनुकूल होता है उस समय ये क्या कहलाती है, अनुकूल परिस्थितियां आ जाती है, तब अपस्थानिक कलिकाएं निर्मित होती है। और ये अपस्थानिक कलिकाएं जब पर्ण से टूटकर, ये अपस्थानिक कलिकाएं जब पर्ण से टूटकर नीचे भूमि पर गिरती है तो एक नम भूमि के संपर्क में आने से एक नए पर्ण का या नए पादप का निर्माण कर लेती है। ऐसा जो प्रवर्धन है या ऐसा जो कायिक प्रवर्धन है वो क्या कहलाता है, पर्ण कायिक प्रवर्धन। इसमें ब्रायोफिलम और बोगेनवेलिया ये दोनों करते हैं, ब्रायोफिलम और बोगेनवेलिया ये दोनों ही इस प्रकार के कायिक प्रवर्धन को दर्शाते हैं। जैसे देखिएगा, मेरे पास एक लीफ है, हालांकि ये बोगेनवेलिया की नहीं है, लेकिन फिर भी ये इस प्रकार की कलिकाएं बनाती है, पत्र प्रकलिकाएं। ये थोड़ा सा इसमें ये पर्ण है, इस पर्ण के अंदर ये उभार आया हुआ है, ये पर्ण है और इस पर्ण के अंदर इस प्रकार का उभार आ जाता है और थोड़ी सी ये अंकुरित होने के बाद में टूटकर पर्ण से अलग होकर ये नीचे की ओर गिर जाती है और एक नए पादप का अंकुरण करती है। ये बात थी अपनी पत्र प्रकलिका या फिर पर्ण के द्वारा कायिक प्रवर्धन को लेकर। इसमें ब्रायोफिलम और बोगेनवेलिया ये दोनों, या बिगोनिया भी कहते हैं, ये दोनों इस प्रकार की। बिगोनिया में अगर बात करूं तो सिराओं की सतह पर, यानी ये सिराएं, इन सिराओं की सतह से इस प्रकार की कलिकाओं का निर्माण होता है। और अगर मैं बात करूं पत्तर चट्टे की, तो पत्तर चट्टे में क्या होता है कि ये पर्ण फलक होते हैं, इनके द्वारा इस प्रकार की कलिकाओं का निर्माण होता है और वो पृथक होकर क्या कर देती है, आपकी एक नए पादप का निर्माण करती है। ये बात थी आपके पर्ण में लेकर। आगे बात करूंगा मैं आपके चौथे प्रकार को लेकर, और चौथा जो प्रकार है
वो है जननांगों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। जननांगों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। देखो नाम से ही पता चलता है, बाकी की बातें जो जननांगों के बारे में है ये अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे डिटेल से। अभी तक जो अपना हुआ है उसमें एक बार फिर आपको रिपीट कर दूं, हम बात कर रहे थे अलैंगिक जनन को लेकर, और अलैंगिक जनन में मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहले अनिषेक बीजता की बात की, यानी बिना निषेचन से जो बीज बनते हैं और उनके द्वारा जो पादप का निर्माण होता है वो अनिषेक बीजता कहलाता है। और दूसरे की बात करूं तो दूसरा था अपना कायिक प्रवर्धन, और कायिक प्रवर्धन भी दो प्रकार का था, एक तो आपका नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। हमने नेचुरल के बारे में बात की। नेचुरल जो था उसमें मुख्य रूप से मूल के द्वारा, दूसरा अपना स्तंभ के द्वारा, तीसरा हमने पर्ण के द्वारा पढ़ा, और चौथा अपना जननांग के द्वारा पढ़ना है। ये अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।